Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहीं आपके लिए कर देता हूं. देखो कल 15 अगस्त होने के कारण आसाम ट्रिब्यून का ऑफिस बंद था, तो आज आसाम ट्रिब्यून एडिशन तो पब्लिश हुआ नहीं है और बाकी सारे न्यूज़पेपर्स में भी मोस्टली यही टॉपिक कवर किया गया है, द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे इन हिज स्पीच. तो आज हम लोग मोस्टली यही कवर करेंगे. इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास है नहीं. सो आवर एंटायर डिस्कशन विल बी लिमिटेड टू दीज टू टॉपिक्स ओनली. आज के टॉपिक में, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ खास है नहीं इन दोनों टॉपिक्स के अलावा. So as I said, the first topic is taken from national segment. It is about Independence Day speech of Prime Minister Modi. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो देखते हैं some of the highlights of important announcements made by the government on Independence Day Eve. सबसे पहला announcement है National Digital Health Mission launched. So it has been launched on 15th August 2020. पिछले साल के ही अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका जिक्र किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, लेकिन उस टाइम इसको लॉन्च नहीं किया गया था. और दिस ईयर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड. और इसके अंतर्गत होगा क्या? एवरी इंडियन विल बी गिवन एन आधार लाइक हेल्थ आईडी कार्ड. तो जिस तरह से हमारा आधार आईडी कार्ड है, वैसे ही हमारा एक हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा जिसमें हमारे सारे हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड कंडीशंस, ट्रीटमेंट्स, टेस्ट्स, जो भी हिस्ट्री है वो सब कुछ उसके अंदर होगी. और एक इसके लिए एक एंटिटी सेटअप की जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वैसे ही काम करेगी जैसे आधार के लिए काम करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जीएसटी के लिए काम करती है गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क जीएसटीएन. तो वैसे ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंटिटी फंक्शन करेगी. और इस कार्ड की मदद से हमारी ओवरऑल जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी. देखो अब आगे जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पुराने सारे डायग्नोसिस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. सारे डेटा एक जगह रजिस्टर्ड होंगे तो आगे का ट्रीटमेंट करने में किसी भी डॉक्टर के लिए आसानी होगी. सो इन दिस वे, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, फंक्शनल है, और इंडिया में हम इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं. तो इससे ओवरऑल पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है और कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस वो कम होगा आफ्टर लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. जो दूसरा मेजर अनाउंसमेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन. तो देखो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि भारत सरकार सोच रही है कि मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन का इंक्रीज़ करके 18 ईयर्स से एज इंक्रीज़ करके 21 ईयर्स कर दिया जाए. तो अभी के लिए आपको पता है कि मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वीमेन इज़ 18 ईयर्स. तो इसको चेंज करने को कंसिडर कर रही है भारत सरकार, और उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स सेटअप किया है जो जून 2 को सेटअप किया गया. तो ये टास्क फोर्स जैसे ही अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बेसिस पे हो सकता है कि भारत सरकार मिनिमम मैरिजेबल एज को इंक्रीज़ कर दे फॉर वीमेन फ्रॉम 18 to 21. पर्पस क्या है वो भी ज़रा समझते हैं. तो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल अमंगस्ट वीमेन. तो होता क्या है कि कम एज में मैरिजेज के कारण ऐसा माना जा रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे कि कम एज में मैरिजेज के कारण वीमेन की जो ओवरऑल न्यूट्रिशनल लेवल है वो काफ़ी लिमिटेड रह जाती है. एंड व्हेन सी बियर्स ए चाइल्ड इवन इन अ वेरी टेंडर एज ऑफ 19-20, तो बहुत बार उसकी बॉडी उतना प्रिपेयर्ड नहीं होती है टू बियर ए चाइल्ड, एंड दैट लीड्स टू मैटरनल मोर्टेलिटी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. तो इस कारण से बहुत सारी वीमेन जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है ओनली आफ्टर द एज ऑफ 18, और फिर व्हेन दे कंसीव चाइल्ड तो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड मैनी ऑफ द वीमेन डाइज, और इस कारण से हमारे देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बढ़ जाता है.
तो अगर हम लोग मैरिजेबल एज को बढ़ा देंगे, 21 कर देंगे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वीमेन विल बी फोकसिंग मोर ऑन देयर न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ डेवलपमेंट टिल द एज ऑफ 21. ओनली आफ्टर दैट दे विल गेट मैरिड एंड दिस विल ओवरऑल ब्रिंग डाउन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो. आपको एक बात अब याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे देश में मिनिमम मैरिजेबल एज लिमिट फिक्स की गई है अकॉर्डिंग टू एन एक्ट नोन एज शारदा एक्ट ऑफ 1929. जब ये शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था पहली बार, उस टाइम में मिनिमम मैरिजेबल एज थी 15 ईयर्स. फिर इसको अमेंड किया गया इन 1978 एंड मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वीमेन कर दिया गया 18 ईयर्स और मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ को बढ़ा करके कर दिया गया 21 ईयर्स. और ये अभी तक हमारे देश में एप्लीकेबल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत सरकार इसको बदल दे. तीसरा अनाउंसमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लद्दाख, लेह और कारगिल वाला जो एरिया है उसको डेवलप किया जाएगा एज कंट्रीज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन. तो जिस तरह से सिक्किम ने एक अपना नाम बनाया है एक ऑर्गेनिक स्टेट की तरह, वैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी का नाम बनाया जाएगा एज ए फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन. वैसे छोटे मोटे जगहों को ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल बनाया जा चुका है हमारे देश के अंदर. फॉर एग्जांपल रिसेंटली दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एशिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया. उसके अलावा कुछ एक छोटे विलेजेज हैं, जैसे सम विलेजेज इन केरला एंड मणिपुर, दे हैव बिकम अ कार्बन न्यूट्रल विलेजेज. But this will be a first large region. Ladakh, Leh and Kargil will be first large region that will become carbon neutral. कार्बन न्यूट्रल का बेसिक डेफिनेशन भी मैंने यहाँ दे रखा है. कार्बन न्यूट्रल इन्वॉल्व्स रिमूविंग एज मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एज इट पुट्स इनटू इट. मतलब मान लो कोई एक सिटी है, इस केस में लद्दाख है, अगर वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में पुट करता है उसके पास उतने ग्रीन कवर भी होने चाहिए, उतना वेजिटेशन भी होना चाहिए कि वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर सके वापस से. इसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्टरेशन. सो इन सिंपल वर्ड्स, कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स अ रीजन can be said carbon neutral only when if it is able to sequestrate carbon dioxide that it has released over a period of time. जितना वो रिलीज करे उतना वो कैप्चर बैक कर ले, सिक्वेस्टरेट कर ले with help of the plants and trees in its own area. Then we can say that that particular region is a carbon neutral region. चौथा अनाउंसमेंट किया इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासकर ध्यान दिया गया है. सबसे पहले बात की गई है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख विलेज पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है. और उन्होंने एक वापस से टारगेट सेट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 1000 डेज में, इन कमिंग 1000 डेज, ऑल 6 लाख विलेजेज ऑफ इंडिया विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. तो जो भी हमारे 6 लाख विलेजेज, सारे के सारे विलेजेज को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से हमारे देश में कनेक्ट कर दिया जाएगा आने वाले 1000 दिनों में. उसके अलावा हाल फिलहाल में हमने देखा कि अंडमान निकोबार को कनेक्ट किया गया है विथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. नाउ प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है कि लक्षद्वीप ऑल्सो विल बी कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन कमिंग 1000 डेज. बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं. एनसीसी कैडेट्स will now be deployed along with Army and Navy for border and coastal security. Even female NCC cadets will be deployed as well. Border area में NCC cadets को ट्रेन करेगी इंडियन आर्मी, जबकि कोस्टल एरिया में NCC cadets को ट्रेन करेगी इंडियन नेवी for the purpose of guarding or securing border as well as coast. The next article is taken from environment segment. This news reads Center to launch Project Lion and Project Dolphin. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो सबसे पहले ब्रीफली न्यूज़ आर्टिकल समझ लेते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ही अनाउंस किया कि जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल लॉन्च
Project Lion and Project Dolphin for the conservation of lion and dolphin, and these projects will be in line with Project Tiger and Project Elephant. तो जिस तरीके से हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड एलिफेंट, इसी तरीके से हमारे देश में प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट देख लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता ही है कि टाइगर इज़ इंडियाज़ नेशनल एनिमल, तो प्रोजेक्ट टाइगर इज एम्ड एट कंजर्विंग इंडियाज़ नेशनल एनिमल दैट इज़ टाइगर। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, एंड इट इज़ ओवरऑल अंडर सर्विलेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973। इसके अंदर होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है। वो सारे स्टेट्स जहाँ पे टाइगर मिलते हैं उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस, ताकि उन सारे स्टेट्स में टाइगर्स को कंजर्व करके रखा जा सके। ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो याद रखेंगे ओवरऑल सर्विलेंस में है, यानी कि ओवरऑल जो मिनिस्ट्री जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन नोडल एजेंसी ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई है वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एंड करेंटली देयर आर 47 टाइगर रिजर्व्स that are put under Project Tiger. Project Elephant कुछ ही दिनों पहले हमने इसको डिस्कस किया था, एक बार फिर से ब्रीफली देख लेते हैं। और चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों का जिक्र कर दिया है अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, तो आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड फिल्म्स में सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। तो डेट वगैरह हर एक चीज़ आपको इनका याद रखना चाहिए। तो आप देखो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992, तो इतना आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर पहले लॉन्च हुआ था, बहुत पहले 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ है। बोथ प्रोजेक्ट टाइगर एज वेल एज प्रोजेक्ट एलिफेंट आर सेंट्रल sponsored scheme and both are run by Ministry of Environment, Forest and Climate Change। और ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है। प्रोजेक्ट टाइगर में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि अपने अपने स्टेट्स में वो टाइगर्स को कंजर्व करके रख सके। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो अपने अपने स्टेट्स के अंदर एलिफेंट्स को कंजर्व करके रख सकें, एलिफेंट कॉरिडोर्स को मेंटेन करके रख सकें, एलिफेंट और मैन के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोकस भी है कि जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनके भी वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाए। अब जरा देखते हैं प्रोजेक्ट लायन जो लॉन्च किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया है कि अब जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है वैसे ही प्रोजेक्ट लायन भी लॉन्च होगा हमारे देश में। एंड दिस विल बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जिसमें फोकस किस किस चीज़ों पर रहेगा वो भी देखते हैं। हैबिटेट डेवलपमेंट पे, तो लायंस का ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया इनके लिए डेवलप किया जाएगा ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके। इनके लिए ओवरऑल फिर इकोसिस्टम बिल्ड किया जाएगा जिसमें इनको ईजिली प्रे मिल सके। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विल बी डेवलप्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी डन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजीज कंट्रोल टू लायंस एंड प्रोवाइड देम एडवांस्ड वेटिनरी केयर। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कुछ दिनों पहले इन लायंस के अंदर, ये जो गिर के लायंस इनके अंदर एक स्पेशल तरह की बीमारी फैली थी, कैनिस्टर एक तरह का डिजीज़ फैला था जिस कारण से बहुत सारे लायंस की डेथ हो रही थी। तो इस तरह के डिजीज़ आगे ना फैले और उसके लिए R&D की जाएगी और प्रॉपर टेक्नोलॉजी बिल्ड की जाएगी ताकि लायंस के हेल्थ को मेंटेन किया जा सके और किसी भी इस तरह के डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जा सके। देखो, लायंस के अंदर अगर डिजीज स्प्रेड हुई तो फिर लायंस के पॉपुलेशन को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारण कि लायंस हमारे देश में एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही रहते हैं। वो गिर के आसपास रहते हैं। गिर नेशनल पार्क जो गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बस वहीं पर रहते हैं लायंस। तो अगर लायंस के अंदर कोई बीमारी फैलनी शुरू हुई तो फिर सारे के सारे लायंस मर जाएंगे। दैट इज़ वन वल्नरेबिलिटी एसोसिएटेड विथ लायंस। तो इस कारण से लायंस के अंदर हम लोग को डिजीज़ कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा ताकि लायंस के अंदर किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। एशियाटिक लायंस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उनका प्रोटेक्शन स्टेटस आपको याद रखना चाहिए, इस साल के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड स्पेसीज। इन साइट्स they have been categorized as Appendix 1 and Wildlife Protection Act 1972 में they have been categorized as Schedule 1। तो आप देखो तो IUCN में इनको सेकेंड मोस्ट प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया है, जबकि साइट्स में कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज में इनको
इनको अपेंडिक्स 1 में डाला गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया। ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, इनका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकता लायंस का। साइट्स आपको पता है, मैं कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर कर चुका हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। सो उसमें अपेंडिक्स 1 में उन जानवरों को रखा जाता है जिनके ट्रेड पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो शेड्यूल 1 में उन जानवरों को रखा जाता है जिनकी हंटिंग पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, इनकी हंटिंग करने पे आपको जेल की सज़ा भी हो सकती है। उनके हैबिटेट्स के बारे में मैंने बताया, देखो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि इनका हैबिटेट बस एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, गिर फॉरेस्ट के आसपास है, और दैट इज इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस कारण से दे आर वेरी वल्नरेबल। और गिर फॉरेस्ट के आसपास के एरिया को हमने अब नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर दिया है। सो ये बात भी आप याद रखेंगे दैट गिर फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क इन 1975। एक ट्राइब का नाम भी याद रखेंगे जो गिर लाइन से एसोसिएटेड है, मालधारी ट्राइब्स। तो ये मालधारी ट्राइब के लोग गिर एरिया के आसपास रहते हैं, और ये मालधारी ट्राइब के लोग दे आर इंगेज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ दीज लायंस। वो इन लायंस के पॉपुलेशन को कंजर्व करने में काफ़ी काम करते हैं, इसलिए मालधारी ट्राइब्स का नाम भी आपको इस साल याद रखना है। उसके अलावा लायन से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। इसी साल गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, वापस से उसी रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी उस रिपोर्ट को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लायंस की पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में 29% बढ़ी है। लायंस पॉपुलेशन इन गिर एरिया वाज 523 इन 2015 while it has become 674 in 2020। उसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च होगा अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो दिस प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल बी अगेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन विल बी लॉन्च ओनली फॉर 10 ईयर्स। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट लाइन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक टाइमलाइन दिया गया कि ये बस 10 सालों के लिए लॉन्च होगा। तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रीलिम्स में सवाल उठ सकते हैं। वो दे देंगे कि रिसेंटली प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, while project dolphin will continue for a longer period, while project lion will continue only for 10-year period. The second statement will be wrong. It is reverse. Project dolphin will continue only for 10 years while project lion will continue for indefinite period. And project dolphin के अंदर गैंजेटिक डॉल्फिन एज वेल एज ओशनिक डॉल्फिन, ओशन से भी डॉल्फिन को भी कंजर्व किया जाएगा, गैंजेटिक डॉल्फिन को भी कंजर्व किया जाएगा। गैंजेटिक डॉल्फिन्स वे आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक स्पीसीज इन 2010। प्रोटेक्शन स्टेटस आप फिर से याद रख लो डॉल्फिन्स का। IUCN स्टेटस में दे आर इंडेंजर्ड। इट इज़ लिस्टेड एज साइट्स में इट इज़ लिस्टेड एज अपेंडिक्स 1 एंड इट इज़ क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सरल शब्दों में आपको याद रखना है कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन्स की प्रोटेक्शन स्टेटस है वही प्रोटेक्शन स्टेटस है गिर लायन का या एशियाटिक लायन का। सारे के सारे चाहे साइट्स हो या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या IUCN स्टेटस हो। Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper today. 15th August 1945 is also remembered in history as a victory in Japan or VJ Day, when Allied forces marked their victory over Imperial Japan during World War II. साराभाई क्रेटर, इट इज़ ए लूनर क्रेटर, यानी कि चांद के ऊपर ये क्रेटर है, एक बहुत बड़ा क्रेटर, ये डीप होल एरिया है। द क्रेटर हैज a depth of about 1.7 kilometer and recently Chandrayaan 2 orbiter captured the moon images of Sarabhai crater. Sarabhai crater is named after space scientist Dr. Vikram Sarabhai. That's all from our side for today. Thanks for watching.